हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो हम लोग जो टॉप क्वेश्चन देख रहे थे उसमें से 259 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, 260 नंबर जो पीडीएफ था नहीं खुल रहा था, तो अब आपको पीडीएफ खुल चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 260 नंबर। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयुग्मन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित किसी एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ का नाम लिखे। ठीक है, तो देखिए मानव निर्मित जैव पदार्थ क्या हो जाएगा? तो कागज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त किस तरह का उत्तक है। ठीक है, रक्त किस तरह का उत्तक है? तो हो जाएगा आंसर आपको तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है 263 में कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जीव का नाम है और यहाँ पर श्वसन का अंग है। मछली जो है श्वसन लेता है गिल्स छिद्र के द्वारा या तो गिल्स के द्वारा, फेफड़ा भी कह सकते हैं, फेफड़ा नहीं गिल्स उसको कहते हैं। ठीक है, गिल छिद्र भी कह सकते हैं या गिल्स। मच्छर जो होता है वायु नलिकाएं होते हैं, केंचुआ जो त्वचक द्वारा होता है, मनुष्य जो है फेफड़ा के द्वारा होता है। ठीक है, जितना भी स्तनधारी होते हैं सब फेफड़ा के द्वारा ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन और दहन में दो अंतर लिखे। ठीक है, श्वसन और दहन में क्या अंतर लिखे? तो दो अंतर को लिखे। श्वसन और दहन में दो अंतर निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो दहन कहलाता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। अगला है दूसरा अंतर कि श्वसन में ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, श्वसन में ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन दहन में ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दहन में ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। ठीक है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। तो देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। यह अपना भोजन कुटपाद के द्वारा करता है तथा अपने शरीर को तोड़कर विभक्त दो भागों में बांट जाता है तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को किसी भी माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तब समझ गए, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, यह अपना भोजन कुटपाद के द्वारा करता है तथा अपना शरीर को तोड़कर दो भागों में बांट जाता है तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को किसी भी माध्यम से बाहर निकाल देता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर को लिखे। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर जो है 5 को लिखना है। पहला लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, एक तरफ लैंगिक और एक तरफ अलैंगिक। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए उच्च स्तर के प्राणियों में ही इस प्रकार का जनन होता है। ठीक है, यह निम्न प्रकार के श्रेणी में होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। ठीक है, और इसमें जो होते हैं जैसे मनुष्य हो गया, जितना भी जीव जंतु है स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी की बात करें तो पूरे धरती पर, ठीक है, जितना भी गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन्हें समझ रहे हैं। आइए, लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया के बाद जीव का निर्माण होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया के बाद जीव का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती। ठीक है, अगला है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को नया नया गुण विकसित हो सकते हैं। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नया नया गुण विकसित हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते। ठीक है, लैंगिक जनन में बीजाणु उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अलैंगिक जनन में जो है बीजाणु उत्पन्न नहीं होते, जबकि अलैंगिक जनन में बीजाणु होते हैं। ठीक है, इस क्रिया में एक कोशिकीय जीव
उत्पन्न होते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है, नरम लोहा का। अगला है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है यानी कि वह जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। देखिएगा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसे होती है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, मतलब डायरेक्ट एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। अगला है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता हुआ है तो वह क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है तो रेटिना हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है तो अनंत होता है, ठीक है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है तो अनंत होता है। अगर यही दूर ना करके न्यूनतम पूछेगा तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूर का जगह न्यूनतम पूछेगा, कम से कम दूरी आप 25 सेंटीमीटर का अगर नहीं दिखेगा तो वस्तु नहीं दिखेगा, ठीक है। अगला है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फ्राइडे ने, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फ्राइडे ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपको समीकरण दिया, ठीक है। समीकरण CaCO3 और ऊष्मा जो है CaO और CO2 बनना किस प्रकार का विक्रिया है, तो वियोजन विक्रिया, ठीक है। देखिए जब एक समीकरण टूट कर दो भाग में टूट जाता है ना, एक समीकरण जो है दो भागों में टूट जाता है तो उसे वियोजन विक्रिया कहते हैं। अगला है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति जो है निकट की वस्तु नहीं देख सकता है और निकट दृष्टि दोष वाले वस्तु दूर की वस्तु नहीं देख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा ऊष्मक्षेपी, ठीक है। क्या होगा, ऊष्मक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्मक्षेपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होगा 276 नंबर, ठीक है। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो आंसर होगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है, तो 13, ठीक है। निम्नलिखित में से पीएच का मान क्षारक विलयन का मान देती है 13। कहने का मतलब हुआ कि अगर 7 से कम होता है, जैसे 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 से लेके 6 तक होता है तो वह होगा अम्लीय, और जैसे 7 अगर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा उदासीन, और 7 के जैसे आगे बढ़िएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो हो जाएगा क्षारक, ठीक है। समझ रहे, खट्टा लगेगा, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट है कि सीसा और टीना के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, ठीक है। सीसा और टीना के मिश्र धातु को कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अगला है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो हो जाएगा जंगली जानवर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो हो जाएगा जंगली जानवर। नेक्स्ट है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृत जीवी होती है, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृत जीवी होती है। अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 285 में कहते हैं कि निम्न में से कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो आंसर होगा सूखे घास पत्ते, ठीक है। सूखे घास और क्या हो जाएंगे, पत्ते हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है समान साइज का बनेगा, तब वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर
प्रतिबिंब के समान साइज का बनेगा वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का, ठीक है। किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग। अगला है ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो दहन द्वारा, ठीक है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो दहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर होगा पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ को बीच की लंबिक दूरी को पार्थिव विस्थापन कहते हैं, ठीक है। पार्थिव विस्थापन क्या है, तो कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबिक दूरी को पार्थिव विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश जो लाल रंग का ही क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, तो आंसर होगा जब प्रकाश सिग्नल पर पड़ता है। जब प्रकाश सिग्नल पर पड़ता है तो लाल रंग की तुलना में सभी अन्य रंग की मात्रा पर प्राकिरणित होते हैं, इसलिए सबसे कम प्राकिरणित होने वाले लाल रंग चिन्ह परिबद्ध होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी रंग जो है किसी भी रंग के द्वारा आप टॉर्च मारते हैं या कोई भी फोकस करते हैं तो लाल रंग भले ही आपको टेस्ट दिखे दूरी से, दूसरे रंग टेस्ट ज़्यादा दिखे, परंतु ये जो होता है ना आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए सिग्नल का प्रयोग लाल रंग का ही किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया। 200 आज 90 क्वेश्चन नहीं रहने देंगे, ठीक है। 400 क्वेश्चन का सीरीज है, तभी कितना बचा हुआ 110 क्वेश्चन, ठीक है। करीबन आपको 120 क्वेश्चन अभी और बच गए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए एग्जाम प्री को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।